बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट, किराएदार की जिम्मेदारियां कौन सी होती हैं। इस टॉपिक को आज हमने तफसीलन डिस्कस करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। अगर आप कोई चीज पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। द पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009, इसमें वाज़ह कर दिया गया है कि एक टेनेंट की, किरायादार की कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं। सेक्शन 13 इसका हमें बताता है ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट। सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1 जो है वो हमें बताता है कि एक किराएदार की जिम्मेदारी कौन सी होती है। सब्जेक्ट टू टेनेंसी एग्रीमेंट ऑफ टेनेंट शेल, जब कोई टेनेंट जो है वो एग्रीमेंट करता है किसी भी लैंडलॉर्ड से, तो उसमें जो फर्स्ट चीज जो होती है वो होती है कीप द प्रीमिसेस इन द कंडीशन इन विच इट वॉज लेट आउट एक्सेप्ट फॉर नॉर्मल वेयर एंड टेयर। मतलब यह है कि जायदाद, प्रॉपर्टी जो आपने किराए पे ली है, जो चीज आप किराए पे ले रहे हैं उसको तब्दील नहीं कर सकते। मतलब आसान अल्फाज में कि अगर आपने कोई घर लिया है, उसमें एक कमरा बड़ा है, आप कहते हैं कि उसकी पार्टीशन करके उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, तो ये जो है वो किरायादारी और पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 के खिलाफ होगा। आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। मगर इसमें एक और चीज बता दी गई है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, मतलब जो कि नॉर्मल तब्दीली होती है। मसलन रंग रोगन खराब हो गया जी, वो आप करवा सकते हैं। मतलब कोई वॉशरूम का आपका कोई काम होने वाला है वो करवा सकते हैं, फर्श वगैरह, या आपकी कोई और चीज छोटी मोटी जो तब्दीली जो है वो कर सकते हैं। मगर मेजर तब्दीली, कंस्ट्रक्शनल तब्दीली जो है वो आप नहीं कर सकते। सबसेक्शन बी, यूज the premises for the purpose for which it was let out, प्रॉपर्टी जिस मकसद के लिए ली गई है उसी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मतलब अगर हमने घर अपनी रहाइश के लिए लिया है तो हम उसमें रहाइश ही कर सकते हैं, उसमें कोई कारोबार नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो वहां पर पानी लगा हुआ है, जो मीटर लगा हुआ है बिजली का, और दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो एक रहायशी मकान के तौर पर रजिस्टर्ड हुई हैं। अगर हम उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो जाहिर है कि इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? मालिक मकान भुगतेगा। तो जिस पर्पस के लिए जमीन, प्रॉपर्टी, किराया के लिए मकान लिया जाता है, उस चीज को उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 पे सी जो है वो सब सेक्शन है, allow the landlord to enter the premises to the landlord on determination of the tenancy, मतलब मालिक मकान को इजाजत दी जाए कि वो इंस्पेक्शंस कर सके अपने मकान की। मतलब आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर हमने कोई किराए पर मकान लिया है, कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई वेयर हाउस लिया है, तो मालिक मकान का ये हक है कि वो आकर उसको वक्तन फवक्तन चेक कर सकता है, उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है। वो देख सकता है कि जो प्रॉपर्टी, जो उसने मकान आपको दिया है, उसकी हालत आपने कैसी रखी हुई है। कुछ लोग मकान लेते हैं और इतनी हालत बुरी कर देते हैं कि आप दोबारा जब जाते हैं तो पता चलता है जो उसका फर्श ही गायब हो चुका है, ठीक है, उसके रंग रोगन खराब हो गए हैं, छत जो है वो टूट चुकी है, डिफरेंट किस्म के इश्यूज होते हैं। तो द पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 हमें बताता है कि जो चीज आपने किराए पर ली है, मालिक मकान को ये हक हासिल है कि वो उसको जो है इंस्पेक्शन के लिए उसकी जा सकता है।
डी सेक्शन सब सेक्शन जो है बताता है हैंड ओवर द वेकेंट पोजीशन ऑफ प्रीमिसेस टू द लैंडलॉर्ड ऑन द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी। मतलब जब आप जो है वो मकान को खाली करेंगे, जब आप वहां से जाएंगे तो आपको पोजेशन जो है वो मालिक मकान को देना जरूरी है। ये नहीं कि हमसायों को चाबी देकर आप कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपने मकान को खाली करना है तब आप जो है उस मकान की जो है मलकियत जो है उसका जो कह सकते हैं पोजेशन है वो उस बंदे को, उस मालिक को देना जरूरी है। इसके बाद आ जाता है नंबर जो है वो ई, इसका सब सेक्शन जो है वो 13 सेक्शन का सब सेक्शन जो है वो ई, नॉट मेक एन नॉइजेंस टू द नेबर्स फॉर द प्रीमिसेस। अगर आपने कोई मकान लिया है तो आपके हमसाए गली में या किसी दाएं बाएं आप किसी को तंग ना करें। म्यूजिक लगाकर अक्सर लोग लाउड म्यूजिक जो है वो ऑन कर लेते हैं या गाड़ी खड़ी ऐसी जगह पर कर देते हैं जिससे मोहल्लेदार जो होते हैं वो तंग होते हैं। तो ऐसे कोई भी एक्ट आप नहीं कर सकते जिससे जो है वो लैंडलॉर्ड की रिप्यूट जो है वो खराब हो। तो इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ता है कि आप मोहल्ले में आपका अखलाक कैसा है, आप किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर रहे। इन चीजों को बहुत ज्यादा गौर किया जाता है इस हवाले से, क्योंकि ये लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी होती है कि वो जो टेनेंट है आपका उसको इस चीज पर अमल करवाए ताकि जो है वो अमन व अमान कायम रहे, ताकि नेक्स्ट आने वाले अगर कोई किराएदार हैं तो वो इस मुश्किलात का शिकार ना हो जो कि पिछले जो बंदा काम करके गया हो अखलाकी तौर पर जो है वो कार्रवाई की हो। उसके बाद आ जाता है एफ सब सेक्शन, नॉट मेक अ स्ट्रक्चरल चेंज इन द प्रीमिसेस विदाउट द प्रियर रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। अगर आप स्ट्रक्चरल तब्दीली करना चाहते हैं, आपके रहने के लिए वो घर छोटा है या आप एक और कमरा तामीर करना चाहते हैं या आप पार्टीशन करना चाहते हैं, इस हवाले से आप मालिक मकान को आगाह करेंगे कि जनाब हम जो है आपके किराए पे लिए हुए घर में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। उसके लिए रिटर्न तौर पर उसको आगाह करेंगे और अगर वो इजाजत दे तो फिर आप उसमें बाकायदा तौर पर चेंजेस कर सकते हैं। अगर वो इजाजत नहीं देता तो आप बिल्कुल मजाज नहीं है कि उसमें कोई एक ईंट भी लगा सके। अभी जो हमने डिस्कस किया वो सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1 के आगे डिफरेंट सब सेक्शन से जो कि हमने ए से लेकर एफ तक डिस्कस किए। अब सेक्शन 13 पंजाब रेंटल प्रीमिसेस एक्ट 2009 का सब सेक्शन 2 हमने डिस्कस करना है। इफ अ टेनेंट फेल्स टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशंस, अगर कोई किरायादार जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो जाता है, तब अंडर दिस एक्ट और अ टेनेंसी एग्रीमेंट, टेनेंसी एग्रीमेंट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौन सी? द लैंडलॉर्ड में गिव द नोटिस इन द रिटर्न। लैंडलॉर्ड जो होगा वो उनको नोटिस देगा रिटर्न फॉर्म में। रिटर्न फॉर्म में लैंडलॉर्ड उस टेनेंट को जो है वो नोटिस देगा कि आपने जो किराएनामे पर, जो एग्रीमेंट पर हमने जो जो शराइत लिखी थी उसको आपने पूरा नहीं किया। तो फिर क्या होगा, इसमें रिटर्न जो है वो उसको नोटिस भेजा जाएगा। टू स्पेसिफाई दिस एक्ट ऑफ और ओमिशंस एंड द रेमिडियल एक्शन, उसके खिलाफ रेमिडियल एक्शन लिया जाएगा। मतलब जो उसने फर्ज कर लें कोई चीज तोड़ी है
یا کوئی کنسٹرکٹ کی ہے دوبارہ, یا کوئی ایسی چیز کام کیا ہے جس سے جو ہے وہ اس اسٹرکچرل چینجز آئی ہیں, تو اس کے خلاف جو ہے وہ ریمیڈیل ایکشن لیا جائے گا. اس کو جو ہے اس ایکٹ کی یا بھرپائی کرنی پڑے گی, اس کی ریمیڈی دینی پڑے گی. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ لینڈ لارڈ بااختیار ہوتا ہے, وہ اس سے اس چیز کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ جو, اور اس کو نوٹس دے سکتا ہے کہ آپ نے جو بغیر پوچھے یہ تبدیلی کی ہے, جو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں. اس کے بعد آ جائیں کہ اگر مالک مکان آپ کو جو ہے وہ آپ مالک مکان کے اپوز جاتے ہیں, اس کو بغیر بتائے ہوئے کوئی ایسا ایکشن لیتے ہیں, مطلب a landlord may file the application to a rent tribunal for and under the directing of tenant to fulfill the obligations or may seek the aviations for the tenant. اگر کوئی جو ہے وہ مالک مکان یہ دیکھے کہ اس کا جو ہے وہ ٹیننٹ, اس کا کرایہ دار جو ہے وہ تمام جو اوبلیگیشنز ہیں, جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہیں کر رہا, تو وہ اس کے خلاف لیگل طور پر جو ہے وہ اس کو نوٹس بھیج سکتا ہے. وہ عدالت سے ڈائریکشن لے سکتا ہے, اس سے آرڈر لے سکتا ہے کہ جناب اس بندے نے جو ہے وہ بریک آف ایگریمنٹ کیا ہے, اس بندے نے جو ایگریمنٹ میرے ساتھ سائن کیا تھا اس کے خلاف گیا ہے, جس کی وجہ سے آج میں یہ ایگریمنٹ ختم کرتا ہوں, لہٰذا اس کو جو ہے وہ مکان خالی کرنے کے لیے کہا جائے, اس کو وہاں سے آرڈر دیا جائے. تو عدالت آرڈر کرتی ہے اس بندے کے خلاف کہ جناب کہ آپ نے جو بھی ریٹن ایگریمنٹ تھا پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009 کے تحت جو آپ نے کیا ہوا تھا اس کے آپ خلاف گئے ہیں, آپ نے وہ تمام ذمہ داریاں جو آپ کی بنتی ہیں ان کو آپ نے پورا نہیں کیا. تو اس لحاظ سے آپ کا جو ایگریمنٹ تھا وہ کینسل کیا جاتا ہے, اور آپ اس جگہ کو جلد از جلد, اس پراپرٹی کو, اس مکان کو جلد از جلد خالی کر دیں. اگر وہ بندہ جو ہے وہ ایگریمنٹ کے مطابق نہیں چل رہا تو مالک مکان اس کے خلاف پٹیشن جو ہے وہ دائر کر سکتا ہے اپنا مکان خالی کروانے کے لیے. یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک سیکشن 13 پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009, کرایہ دار کی ذمہ داریاں, obligation آف ٹیننٹ, جو آج ہم نے ڈسکس کی. اس حوالے سے کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں اس سے آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیں, اللہ حافظ.